हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम 12th क्लास की फिजिक्स की बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा। अब इस संपूर्ण ईयर आपके लिए हमारा फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस का आपके लिए प्लेलिस्ट मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट रहेगा, वीडियो कंटिन्यू रहेंगे बेटा। और मेरी कोशिश रहेगी, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस को बहुत आसान करके आपके लिए प्रस्तुत करें। प्रत्येक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल आपको हल कराया जाएगा। जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत आसान तरीके से आपको हल कराए जाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपके लिए रहेंगी, ठीक है। तो इस पूरे साल में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। और तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं पहले चैप्टर के लिए। पहले चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। नोट्स आपके लिए मिलेंगे। अगर आप नोट्स पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, उसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। आपका जो चैप्टर 1 है फिजिक्स, फर्स्ट फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यदि आप वैद्युत आवेश को अच्छे से समझ पाते हैं तो फिजिक्स फर्स्ट बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए समझना। आवेश को समझिए, आवेश क्या है, कहां से उत्पन्न होता है, उसकी मूल इकाई क्या है, क्या डेफिनेशन है आवेश की, उसका क्वांटीकरण कैसे होता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझिए आप। एक एक टॉपिक को मैं आपके लिए क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 है आपका बेटा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, चैप्टर 1 हो गया है बेटा। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनकी बात करेंगे, अच्छे से आप समझें। क्लियर है। इसके लिए इसमें सबसे पहला जो आपका हेडिंग है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आवेश। और आवेश को हम चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहले आवेश को समझते हैं बेटा कि आवेश है क्या, ठीक है। आवेश की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। आवेश से ही हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होगी। इस पूरी यूनिट को, इवन फर्स्ट फिजिक्स के लिए हम आवेश बिना समझे, आवेश को जब तक हम समझेंगे नहीं, कंप्लीट उसको कर नहीं पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। तो आवेश का डेफिनेशन होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या इसके प्रभाव का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। आवेश के कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, ठीक है। ये आवेश की डेफिनेशन है और आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। आप डेफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो जाता है, क्यों उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बट पहले आप डेफिनेशन देखें। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या, ठीक है, या इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है,
आवेश कहलाता है। ये हुई हमारी डेफिनेशन, आवेश की डेफिनेशन कंप्लीट हुई बेटा। फिर हमें ये बताना होता है कि इसको हम शो किससे करते हैं, किससे हम प्रदर्शित करते हैं। तो आगे आप लिखेंगे आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बताएंगे आप, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से बेटा, यहाँ नोट्स में कंप्लीट करा रहा हूँ, डेफिनेशन आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ के रूप में। यदि आप चाहते हैं कि नोट्स आपके पास अवेलेबल हो तो सर्वप्रथम आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा, जहां से आप चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आप आसानी से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा हैंड रिटन नोट्स के साथ में। वो आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपके लिए पूरे चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो ये मैंने आवेश के बारे में समझाया बेटा कि आवेश को समझना जरूरी है। यदि आप आवेश को समझ पाएंगे तो फिर आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो थ्योरी रहेगी हमारी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो सब समझ में आएंगे। डेफिनेशन रिपीट करते हैं बेटा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो ये हुआ आवेश के बारे में। फिर एक लाइन आती है, आवेश दो प्रकार का होता है, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है। ये और आवेश के जो दो प्रकार हैं बेटा वो हैं आपके, नंबर एक धनात्मक आवेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, धनात्मक आवेश। नंबर दो ऋणात्मक आवेश, ऋण आवेश बोल सकते हो आप इसके लिए, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। इसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो ये बेसिक बातें हो गई हमारी, ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है बेटा। धनात्मक आवेश इसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऋणात्मक आवेश बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको इरेज करते हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। समझो आवेश का क्वांटीकरण क्या है। इसको समझने के लिए आपको जानना होगा कि आवेश की मूल इकाई क्या है। आवेश की जो मूल इकाई होती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को आवेश की मूल इकाई कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है, वो भी ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, ठीक है। आवेश दोनों का इक्वल होता है, क्वांटिटी में, मात्रा में दोनों का आवेश समान होता है, परंतु प्रकृति में विपरीत होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ऋणात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन आवेश की मूल इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से आने और जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और किसी वस्तु पर या किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश स्थानांतरित होता है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश का होना, चाहे वो वस्तु आपकी धनात्मक है या ऋणात्मक है,
उस वस्तु पर आवेश का आना इलेक्ट्रॉनों के आवागमन की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होने के कारण ही आवेश किसी वस्तु पर आता है, अब वो चाहे धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। ठीक है, तो बेटा आपको समझना होगा कि आवेश का जो मूल इकाई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और आवेश के क्वांटीकरण का मतलब है किसी वस्तु पर यदि मुझे ये ज्ञात करना हो कि उस वस्तु पर आवेश की कितनी मात्रा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है या इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकता है। ठीक है ना, तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होती है। इसी को हम आवेश का क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, लिखता हूं मैं आपके लिए, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश E का, E ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, इस बात को मैं समझाता हूं आपके लिए कि यदि हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं तो Q बराबर किसी वस्तु पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और Q उस वस्तु पर आवेश की मात्रा है। ठीक है, इस बात को अगर हम बोलें तो कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश के सभी सतत मान संभव नहीं होते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का कोई भी मान आप रखें और वो पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे किसी वस्तु पर आपने बोला कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम आवेश है। ठीक है सर, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ होगा, चाहे एक इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर आया होगा या एक इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से गया होगा, तो उस पर आवेश जो बनेगा वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम बनेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब इसके बाद अगर आपने बोला कि किसी वस्तु पर 1.75 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम आवेश है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। रीजन उसका यह है कि एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से केवल इतना आवेश संभव है। अब यदि दो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं बेटा, अर्थात दो इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल जाते हैं या फिर दो इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु पर आ जाते हैं, वस्तु मतलब परमाणु। ठीक है, तो अब जो बनेगा आपका 2E, वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, माइनस 19। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपके लिए, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। एम आई राइट सर? तो या तो आपका इतना आवेश होगा किसी वस्तु पर, उसके बाद जो आवेश पॉसिबल है वो ये वाला होगा। इसके बीच में अगर आप कोई भी मान बोल दे रहे हैं, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आप दे रहे हैं कि इतना आवेश किसी वस्तु पर, वो पॉसिबल नहीं है। वो आवेश, मूल आवेश E का हमेशा पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, समझते हैं आवेश संरक्षण का नियम क्या है बेटा। इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, अर्थात इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये आवेश संरक्षण का क्या है, नियम है बेटा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। ठीक है, लिखते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी निकाय का
कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, अर्थात यदि आप इसे बोलना चाहें तो आवेश को, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बेटा नियम है इसका। इसे केवल एक, ठीक है, इसे अगर आप लिखना चाहें तो इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इस बात को आप समझें ध्यान से। किसी परमाणु पर जो आवेश का कुल मान होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो परमाणु वैद्युत का उदासीन कण होता है। ठीक इसी प्रकार आवेश को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इससे अगले टॉपिक की बात करेंगे बेटा, इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इससे जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। ठीक है, यहां से इस चैप्टर का डीप शुरुआत होगा। कूलाम के नियम को हम समझते हैं क्या है। कूलाम का नियम आप समझना बेटा कि है क्या कूलाम का नियम। स्थिर वैद्युतिकी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल की व्याख्या सर्वप्रथम कूलाम ने की थी। ठीक है ना, कूलाम ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो बल किन कारकों पर निर्भर करता है और उसकी मात्रा क्या होती है। तो इसके लिए ये डेरिवेशन है कूलाम के नियम का, समझते हैं बेटा। एक बार मैं बोलता हूं आपके लिए थ्योरी, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी लिख के बताता हूं। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये थ्योरी है। ठीक है, फिर इसका हम डेरिवेशन हल करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं लिख के, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी लिख सकते हो आप, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है बेटा। और यदि आपको, चूंकि बल एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा आपको बतानी होती है,
तो इस बल की जो दिशा होती है वो आवेशों के मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश होती है, ठीक है। तो इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। एक बार नियम को फिर से बताते हैं बेटा, फिर से बोलते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये नियम है। अब हम इसका डेरिवेशन हल करेंगे, ठीक है। एक डायग्राम बनाने के बाद इसका हम डेरिवेशन हल करेंगे, ठीक है बेटा। इसका डेरिवेशन हल करते हैं, हम समझते हैं डेरिवेशन के लिए कि क्या है डेरिवेशन। मैथमेटिकली इसको हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं। यहाँ पे हम चित्र यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये जो है मेरा बिंदु आवेश लिए है मैंने दो, ठीक है। ये बिंदु आवेश हैं, ये इनके बीच की दूरी है और इसे हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। इनके बीच की दूरी, बिंदु आवेशों की जो बीच की दूरी है उसे हमने आर से शो किया है। ये आवेश मेरा Q1 है और ये आवेश मेरा Q2 है। इफ दोनों आवेश अगर धनात्मक हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा, और इनमें से यदि एक आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। अभी आप इनके बल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं और इसके बल को मैं F1 कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल है आपका, यहाँ पे जो बल लग रहा है बेटा, उस बल का हमें एक मात्रात्मक डेरिवेशन हल करना है। उस बल को ज्ञात करने के लिए हमें डेरिवेशन हल करना है कूलाम के नियम के अनुसार। तो जो बोला गया था, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डेरिवेशन में करते हैं। इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी r मीटर है और ये बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित है, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को हल करेंगे बेटा। आप करेंगे F बराबर, आप करेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली लाइन है इसकी। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, ये यहां तक हो गया। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 मल्टीप्लाई Q2, ठीक है। फिर जो आगे की लाइन है आपकी वो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r²। यदि आप इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं तो केवल आप r² बोलेंगे, और यदि आप इसको समानुपाती बोलते हैं तो आप 1/r² बोलेंगे, ठीक है। इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, मैं शॉर्ट में हल करा रहा हूं। इसकी थ्योरी, जो डायग्राम मैंने बनाया उसकी थ्योरी को नहीं लिखा है, मैं केवल डेरिवेशन हल करा रहा हूं बेटा, ठीक है। यदि आप चाहते तो इसकी स्टार्टिंग आप ऐसे करते कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश निर्वात तथा वायु में स्थित है जिनके बीच की दूरी r मीटर है और उनकी मात्राएं Q1 व Q2 है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो मैं आगे हल कर रहा हूं। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर मेरा ये हो जाएगा समीकरण तैयार। और आप जानते हैं कि फिजिक्स में जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक लगेगा, और ये नियतांक अभी मैं यहाँ पे k रख रहा हूँ, k Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। और इक्वेशन नंबर इसको मैं डालता हूँ थर्ड बेटा, क्लियर। अब यदि हम यहाँ पर इस समीकरण में आवेश को कूलाम में, दूरी को मीटर में तथा बल को न्यूटन में नापें, अर्थात ये सभी राशियां हम MKS के अनुसार लें, तो उस कंडीशन में यदि बल को न्यूटन में, आवेश को कूलाम में तथा दूरी को मीटर में मापें, तब k का जो वैल्यू होगा बेटा वो होगा k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। इसका एक आंकिक वैल्यू भी होता है जो होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है ना। और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू समीकरण 3 में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। के का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो F हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू कितना, 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया वैल्यू। क्लियर है बेटा। तो वायु, और यहां पे आप बात करेंगे 1/4πε0, जहां एप्साइलन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, ठीक है ना, विद्युतशीलता है। तो आप समझे बेटा क्या हुआ है ना, डेरिवेशन में कि हमने यहाँ पे हल किया, के को नियतांक लगाया, इस के का मान रिप्लेस हो जाएगा, इस के का एक वैल्यू होगा पर्टिकुलर, वो तब होगा कि यदि आप बल को न्यूटन में लेते हैं, आवेश को कूलाम में लेते हैं तथा दूरी को मीटर में मापते हैं, तो के का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसका आंकिक वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो आपका क्या है, निर्वात तथा वायु की विद्युतशीलता है। यदि ये आपका आवेश किसी माध्यम में स्थित है, ठीक है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4 कर सकते हैं। ये स्टेप फर्स्ट रहेगा आपका बेटा, ये आवेश हमारे किसी माध्यम में स्थित होते है ना, ठीक है। तो उस समय क्या होता कि 1/f इज इक्वल टू होता 1/4πε ओनली, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है बेटा। जहां एप्सिलॉन किसी माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट आपकी किसी, ठीक है, निर्वात अथवा वायु की क्या है, विद्युतशीलता है। तो ये हमारा समीकरण कितना हो सकता है, 5।